एक नई सीरीज के अंदर जो है दोस्तों फेमस पर्सन सीरीज। एक सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइस को, जो कि लगातार चल रही है। दूसरी सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेमस पर्सनैलिटीज को, और तीसरी सीरीज के अंदर दोस्तों जीडी एसआरटी के बारे में कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से बताई जा रही है। रिलेशन ऐसा हुआ इनके फादर का, एरिस्टोटल के फादर का, कि ये इनके फैमिली के साथ में लंबे टाइम से जुड़े हुए थे। इधर जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया तो इंडिया में उनके सामने हाथी पहली बार आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है, ये हमने आज तक देखा ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की एक नई सीरीज के अंदर, जो है दोस्तों फेमस पर्सन सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कई सीरीज एक साथ में यहाँ पे एक्टिव हो चुकी हैं। एक सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइस को, जो कि लगातार चल रही है। दूसरी सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेमस पर्सनैलिटीज को, और तीसरी सीरीज के अंदर दोस्तों जीडी एसआरटी के बारे में कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से बताई जा रही है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो वेट करते हैं स्टोरीज का, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शेयर करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं उन सभी दोस्तों के लिए आज की फेमस पर्सन सीरीज। इसके अंदर दोस्तों बताया जाएगा आपको एरिस्टोटल के बारे में। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर महान के गुरु थे एरिस्टोटल, और सिकंदर महान के गुरु होने के साथ साथ उनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फिलॉसफी है उसके भी फादर के रूप में उनको जाना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ फिलॉसफी दोनों के लिए उनको फादर कंसीडर किया जाता है। अब यहां पे हमारे पास एक प्रकरण यह है कि सिकंदर महान जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, उनके फादर से रिलेशन ऐसा हुआ इनके फादर का, एरिस्टोटल के फादर का, कि ये इनके फैमिली के साथ में लंबे टाइम से जुड़े हुए थे। तो आप जानते हैं कि प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के गुरु रहे हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल का ये थर्ड वाला जो पिक्चर है, जो इसमें स्टैच्यू दिखाया गया है, ये एरिस्टोटल का है। और ये है दोस्तों प्लेटो का, जिनको एरिस्टोक्लीज भी कहा जाता था। प्लेटो का जो दूसरा नाम है वो एरिस्टोक्लीज भी है। तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर के एरिस्टोटल ने ये नाम ग्रहण किया होगा। इधर हम देखेंगे तो फिलिप सेकंड जो कि फादर हैं अलेक्जेंडर के, ये उनका इमेज है, ये आप देख पा रहे हैं। नाक इनकी थोड़ी सी टूटी हुई है इसमें। तो फिलिप सेकंड, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि अटैक्स होते रहे हैं इजिप्ट के ऊपर और ग्रीस के ऊपर और पर्शिया के ऊपर, तो आपस में जब झगड़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत टूट फूट तो लगातार महलों में होती ही थी। तो फिलिप सेकंड ऑफ मैसिडोन इनको बोला जाता है, जो कि अलेक्जेंडर के फादर हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं यहां पे आपको दे दूंगा। अलेक्जेंडर के जो अटैक हुआ है उसके बारे में एग्जैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि इन्होंने अराउंड मोर देन 100 सिटीज अलेक्जेंड्रिया के नाम से एस्टेब्लिश किए थे। तो यहां पे आप देखेंगे कि सिकंदर महान के पिता से जुड़ा हुआ जो प्रकरण है वो ये है कि मैसिडोनिया के सम्राट फिलिप के पुत्र के जन्म के अवसर पर अरस्तु को एक अभिवादन पत्र जो है वो भेजा गया, यानी कि एक वेलकम मैसेज टाइप का भेजा गया। और उसमें कहा गया कि आपको जानकारी होगी कि मुझे एक बेटा पैदा हुआ है और इसके लिए देवताओं के प्रति मैं आभारी हूं, परंतु उतना नहीं जितना कि अपेक्षित है, क्योंकि यह बालक अपने जीवन काल में, आपके जीवन काल में पैदा हुआ है। तो यह बात दोस्तों थोड़ी समझने की है कि लोग उस समय पैदा हुए बच्चों से ज्यादा इस बात से उन बच्चों को भाग्यशाली मानते थे कि वो एरिस्टोटल के समय में पैदा हुए, क्योंकि ऐसा गुरु उनको फिर से नहीं मिल पाएगा। इन्होंने अपने जीवन काल में 4000 से ज्यादा दोस्तों बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा इनको बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग फिजिक्स, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, और भी बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे जैसे फिलॉसफी से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने काफी काम किया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये आपके अंडर में एजुकेशन प्राप्त करेगा, अगर ये आपके समय में पढ़ेगा, तो बालक बड़ा होकर के हमारे परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा। यहां पे दोस्तों 2-3 चीजें और हैं। अब ये तो हमारे सामने जो स्लाइड है उसमें तो डेटा उतना ही बताया गया है जितना कि रेफरेंस की बात है इनके और इनके, यानी कि मैसिडोनिया के जो एम्परर थे फिलिप सेकंड और जो प्लेटो के शिष्य हैं एरिस्टोटल, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसी के बारे में बताया गया है। अब इनके बीच में जो बातें हुई हैं वो बिल्कुल जो इनकी अंतरंग फैमिली की जो इंटरनल बातें होंगी उनको तो वो लोग उजागर नहीं करेंगे, लेकिन यह माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो मां थी ओलंपिया, फिलिप ने उनके बिस्तर में कई बार किसी इंसान को देखा, लेकिन जब वो वहां गए और उन्होंने पर्दों को उखाड़ा, मतलब हटाया, और बिस्तर से चादरों वगैरह को हटाया, तो उन्होंने देखा कि इंसान कोई भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कई बार अपनी आंखों से उस इंसान को देखा। उसके बाद में उन्होंने इस बात की इंक्वायर करने की भी कोशिश की कि भाई ओलंपिया जो है वो किसके साथ रहती है, कोई आता जाता तो नहीं है ओलंपिया के पास में। लेकिन ये बात दोस्तों कोई बता नहीं पा रहा था। तो यहां पर यह हुआ फाइनली कि उनको शक हो गया कि कोई ना कोई इंसान जो है वो ओलंपिया से मिलने के लिए जरूर आता। जो अलेक्जेंडर की जो
मदर है, उनसे मिलने के लिए जरूर आता है। इधर यह भी माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो मां थी वो एक बहुत ही फेमस विच थी, यानी कि जादूगरनी थी। उसका पूरा कमरा जो है वो सांपों से भरा रहता था और वो स्टडी करती रहती थी बहुत सारी इसी तरीके की चीजों को, स्पेल्स को, जादुओं को स्टडी करती रहती थी। तो यह माना गया कि उसने देवताओं से संपर्क करके देवताओं के कई लोगों से, मतलब कई देवताओं से कांटेक्ट किया और अपना बेटा उनसे पैदा हो ऐसा उसने कांटेक्ट बनाया। और फिर बाद में फिर सिकंदर जब पैदा हुआ तो उसके बारे में आप जानते हो कि उसको देवताओं का पुत्र कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं फिलिप इस बात से नाराज जरूर था, लेकिन क्योंकि अब राजघराना है, उनका बेटा है, तो वो तो यही चाहेगा कि भाई हमारा बेटा अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे। तो उसके लिए एरिस्टोटल को नियुक्त किया गया। हालांकि एरिस्टोटल के फादर पहले से ही राजकीय चिकित्सक थे इनके घर में, यानी कि फिलिप के घर में। यहां पे आप देखेंगे अरस्तु के निर्देशन में शिक्षित होने वाला यह बालक सिकंदर महान के नाम से फेमस हुआ, ये सब जानते हैं। एक बार वो केवल इसी वजह से रोया था, सिकंदर एक बार बहुत बुरी तरीके से अपने साथियों के सामने रोया जब वो इंडिया से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और साथी मना कर रहे थे कि भाई इंडिया से आगे हमें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो हम जिसके लिए आए थे ईरान पर हमला करने के लिए, वो हमला भी हो चुका है, ईरान को हमने टेक ओवर भी कर लिया है, इसके अलावा इंडिया को भी हमने टेक ओवर कर लिया है, तो हमें क्यों ही यहां पर आना चाहिए। तो लेकिन ये रोया और इसने कहा कि नहीं, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा, मैं अपने कंट्री से निकला तो मैं केवल इस वजह से निकला कि भाई मुझे किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया जीतनी है। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो जिस दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे थे वो दुनिया भी एरिस्टोटल के मैप से बाहर चली गई थी। तो सिपाही ये सोच रहे थे कि अगर एरिस्टोटल के मैप से कोई चीज बाहर चली गई तो कहीं हमें दूसरे किसी वर्ल्ड में न ले जाए। इधर जब उन्होंने इंडिया पर अटैक किया तो इंडिया में उनके सामने हाथी पहली बार आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है, ये हमने आज तक देखा ही नहीं है। तो ऐसी लैंड आ चुकी है उन लोगों के सामने जो लैंड एक तो मैप में नहीं है, दूसरा ऐसे जानवर भी उनके सामने आ रहे हैं जो जानवर अभी तक उन्होंने देखे नहीं थे, सुने नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनको यह भरोसा हो गया कि अब हम किसी अननोन लैंड के अंदर चलते जा रहे हैं, पता नहीं घर वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, पता नहीं हमारी जो ग्लोरी है, जो वर्ल्ड कॉन्करिंग की जो हमारी ग्लोरी है, ये भी किसी के सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो ये दोस्तों पता चलता है कि इस लेटर से पता चलता है कि अरस्तु कितना महान था। अब अरस्तु का देख लेते हैं जन्म दोस्तों कहां पे हुआ। 384 बीसी के आसपास एशियन सी के तट पर एक स्टेग्रिया नाम का सिटी है जिसको कि ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था जर्क्सीज फर्स्ट ने, जो कि पर्शिया का एम्परर था। जैसे मैंने आपको बताया कि फिलिप की जो मैसिडोनिया के जो किंग थे उनकी नाक अभी पिछले इमेज में आपने देखा टूटी हुई थी, और मैंने बताया कि ये लोग आपस में झगड़ते रहते थे तो कहीं ना कहीं अटैक होते थे, महलों में भी इन्वेशन हो जाता था और महल भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे। तो ये जर्क्सीज के टाइम में हुआ है, इस पे मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं 300 और राइज ऑफ एन एम्पायर 300 करके दो मूवीज हॉलीवुड के अंदर इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें बहुत ही कहें तो रियलिस्टिक व्यू दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जर्क्सीज आया, फिर किस तरीके से जर्क्सीज की डेथ हो गई, फिर उसको भी जादू से गोल्ड का बनाया गया, फिर गोल्ड का जब वो बन गया है तो उसको भी लोग देवता समझने लगे। तो कई चीजें ऐसी हैं वो आपको देखनी चाहिए मूवी अगर आप देखना चाहें तो, है ना। उसी के आधार पर देखें तो स्टेग्राइट नाम की एक उपाधि भी दोस्तों लिखी जाती है क्योंकि एरिस्टोटल वहां पे पैदा हुए थे। यहां पे आप देखें उसके पिता का नाम था निकोमाकस, जो कि मैसिडोनिया में कुछ समय फिलिप के पिता एमिनटिस के यहां पे राजकीय चिकित्सक रहे थे। यानी कि फिलिप जो अलेक्जेंडर के पिता हैं और उनके पिता एमिनटिस दोनों के यहां पे ये राजकीय चिकित्सक रह चुके हैं। इसके अलावा देखेंगे तो आप वर्ल्ड मैप में जब हम देखते हैं तो जो ग्रीस है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रीस का पार्ट है, इसमें ये जो छोटा सा हिस्सा है यहां से आगे इटली स्टार्ट हो जाएगा, ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला जो पार्ट देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है, यहां पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे आता है स्ट्रेटो वॉल्केनोस के बारे में आपको स्टडी करवाया जाता है। और स्ट्रेटो वॉल्केनोस का मतलब होता है जो बार बार फटते रहते हैं, कई सारे ऐसे वॉल्केनोस जिनके अंदर से लावा भी निकल रहा है, छोटे छोटे लैपिली बम भी निकल रहे हैं, स्प्रे भी निकल रहा है उसके अंदर से, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां स्ट्रेटो वॉल्केनोस कई सारे देखे जाते हैं और लाइट टावर ऑफ द मेडिटेरेनियन नाम से एक वॉल्केनो भी यहां पे है। तो ये पोर्शन हो गया स्टेग्रिया का, यहां पे रिमेन्स है, बहुत छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं, वॉल्स वगैरह सब टूटी हुई हैं। इसके अलावा देखेंगे आप ये जर्क्सीज है, जर्क्सीज का फोटो तो कोई नहीं मिलता लेकिन उनकी मूर्तियां मिलती हैं, जो कि ईरान के राजा थे जर्क्सीज, और डेरियस नाम के एक राजा के बारे में भी ईरान के बहुत फेमस हुए हैं, उन्होंने इंडिया पर भी टेक ओवर कर लिया था सिंधु नदी के आसपास। तो आप देखो इनके टाइटल कितने हैं, किंग ऑफ कंट्रीज एक इनका टाइटल है, दूसरा टाइटल है फेरो ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इन्होंने इजिप्ट पर भी कब्जा कर लिया था और इजिप्ट के राजाओं को फेरो कहा जाता था। इधर बेबीलोन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि इस्लाम जो है वो स्टार्ट हुआ है मोहम्मद साहब के समय से। उसके बाद जो प्राइमरी 4 खलीफा रहे हैं जिनको राशिदून कहा जाता है, जिनको मोहम्मद साहब से सीधा ज्ञान प्राप्त हुआ था,
द वर्ड राशिदून मींस राइटली गाइडेड, मतलब जो लोग जिनको सीधा मोहम्मद साहब ने चीजें समझाई, इस्लाम के बारे में बताया, जब वो लोग खलीफा बने, और वो 4 लोग ऐसे हैं जो खलीफा बने हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत उस्मान। उसके बाद हुसैन आते हैं जिनकी डेथ हो गई जहर खाने की वजह से, उनको जहर दिया गया था। तो ये पूरा वाकया जो है वो स्टार्ट होता है कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद उमैयद वंश आया, उमैयद वंश आने के बाद में अब्बासी वंश आया, जिसके दूसरे खलीफा जो थे अल मंसूर, उन्होंने बेबीलोन की जगह पर बगदाद नाम के सिटी की स्थापना की, जहां बाद में आईएसआईएस जो है वो टेक ओवर कर लेता है। इसके अलावा किंग ऑफ पर्शिया, ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, मतलब ये आप समझ रहे हो कि इन्होंने ग्रीस पर हमला कर दिया था। अलेक्जेंडर जहां से भारत तक आया, उससे पहले अलेक्जेंडर के एरिया के ऊपर, मैसिडोन के ऊपर, स्पार्टा के ऊपर, या फिर और दूसरे जितने भी ग्रीक एरियाज हैं, बहुत लूटमार हुई है, बहुत उनके ऊपर मार पड़ी है, भयंकर बुरे तरीके से उस एरिया को तबाह कर दिया गया। तो यही वो किंग है जिन्होंने ये सब टेक ओवर किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब सम्राट फिलिप ने नगर का निर्माण करवाया, तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं कि सिकंदर यूं तो अरस्तु का शिष्य था, लेकिन उस जमाने में लोगों को ट्यूशन द्वारा अपने बच्चे पढ़ाने का ट्रेंड बहुत जोरों पर चल रहा था। लेकिन अरस्तु ने सिकंदर को जो शिक्षा दी वो भारतीय गुरुकुल के समान अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ दी। यानी कि ऐसा नहीं कि राजा के बच्चा है, राजा का बेटा है तो उसको अलग से पढ़ाया जाएगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इसको पढ़ाया गया। एक बार अरस्तु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि जब वे राजा बन जाएंगे तो वे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक शिष्य ने बोला कि भाई मैं तो अपने जो टीचर्स हैं उनसे पूछूंगा और जो उनकी एडवाइस होगी उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। अन्य बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी लगभग इससे मिलते जुलते जवाब दिए। लेकिन जब सिकंदर से दोस्तों पूछा गया तो उसने कहा कि मैं कह नहीं सकता और मेरे विचार से कोई भी नहीं कह सकता कि जब वो राजा बनेगा तब वो किस तरीके का बिहेवियर उसका होगा, कैसे आइडियाज उसके होंगे, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा अपने मेंटल कैलिबर को, या फिर अपने डिसीजंस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, वो कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा कि जब परिस्थितियां, जब मैं राजा बनूंगा तब आप मुझसे इस प्रश्न का उत्तर पूछिएगा, तब मैं परिस्थितियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस आई विल रिप्लाई। सम्राट फिलिप ने अपने पुत्र के गुरु का पूरी सामर्थ्य के साथ सम्मान किया जब राजधानी में उनको बुलाया। और फिलिप सामान्यतः माना जाता है कि एक बहुत ही क्रूअल एम्परर हुआ करता था। जब अलेक्जेंडर जब उम्र में आया अपनी में, जब वो एडल्ट हुआ, तब इसने उसको अपना राज्य देने से भी मना कर दिया था। और इसी वजह से उसकी मां ने बोला कि बेटा राजा बनने में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू कैच द सीट ऑफ ए किंग, देयर इज समथिंग टू गेट द रिवेंज, यानी कि बदला लेने में, बदले को पूरा करने में कुछ है, बदला लो तुम। तो जो भी ग्रीस के ऊपर अभी तक 2 बार अटैक हुए हैं, एक डेरियस का और एक जर्क्सीस का, इनका बदला लो, तब जो जनता है, जो आबादी है, ग्रीस के जो लोग हैं, बाशिंदे, वो तुम्हें बड़ा सम्मान देंगे। और ऐसा ही हुआ भी। तो ये हम देखेंगे कि इसका एक दार्शनिक की प्रशंसा करना और उसके सम्मान में नगर बनवाना, ये बताता है कि भाई कितनी इज्जत उस समय पर एरिस्टोटल की हुआ करती थी। ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हो एरिस्टोटल जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एरिस्टोटल को उस समय भीड़ घेरे रहती थी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्योंकि हर महान व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता है, और कभी ना कभी हमें ये जानने की कोशिश करनी ही पड़ती है, और हम जानते हैं इस बात को, इंक्वायर करते हैं कि भाई कोई इंसान महान हुआ तो वो कैसे महान हुआ, कोई इंसान महान होता है तो वो आखिर किन लोगों को फॉलो करता है। कोई इंसान अगर हमसे बेटर है, इंटेलेक्चुअली बेटर है, या फिर अगर इकोनॉमिकली बेटर है हमसे, या फिर थियोरेटिकली बेटर है हमसे, अच्छा ओरेटर है हमसे ज्यादा, तो वो आखिर किन लोगों को फॉलो कर रहा है, किन चीजों की वजह से, किन आइडियाज की वजह से वो इस स्टेटस पे है जो वो इंसान एक्चुअल में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये हम देखेंगे। अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य पढ़ाते हुए अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि, प्राचीन कवि हैं होमर, उसके काव्य के प्रति बहुत रुचि गहरी उत्पन्न कर दी थी सिकंदर के अंदर, और सिकंदर में यह रुचि पूरे जीवन बनी रही। अरस्तु की शिक्षाओं का प्रभाव देखकर सिकंदर का पिता एक बार ये बोलने लगा था कि हमने अरस्तु के सम्मान में सिटी बनाया और ये हमने कोई इसमें गलती नहीं की, जबकि वो एक क्रूअल एम्परर था। उसके बाद में हम देखेंगे यहां पे जो होमर हैं, इनकी एक रचना आप देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। इन्होंने कहा कि टू मेनी किंग्स कैन रून एन आर्मी, यानी कि बहुत सारे जो राजा हैं ना उस सेना को बर्बाद कर देते हैं। अब ये जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, इसको जनरली आप सोच रहे होगे ये तो कोई ऐसी खास लाइन नहीं है, लेकिन दोस्तों लाइनें खास होती हैं सोचने वालों के लिए। हीरे को जौहरी की परख होती है, हर कोई नहीं जानता इन चीजों को। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे जब राजा होंगे तो क्या होने लगेगा, सेना बर्बाद हो जाएगी। अब आप जानते हो बहुत सारे राजा अगर होंगे तो वो आपस में लड़ना जरूर चाहेंगे। राजा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो चाहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा राजा बनूं, किंग ऑफ किंग्स बनूं, किंग ऑफ पर्शिया मैं ही बनूं,
मैं ही बनूं फेरो ऑफ इजिप्ट, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, आर्मी मारी जाएगी। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका घर पूरा बर्बाद हो जाता है। यह व्यक्ति कवि ही इसको समझ सकता है। जब एक घर बर्बाद हो जाता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? यानी पूरा केओस सोसाइटी के अंदर फैल जाता है। और आप कह सकते हैं कि कल्चरली आप किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हो इफ यू आर वेजिंग वॉर। तो यह बहुत ही समझने वाली चीज है, हर कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ सकता है। यहां पे आप देखेंगे सिकंदर ने एक बात ये शपथ ली थी और कहा था कि जीवन के लिए, पिता और जीवन यापन के लिए, ज्ञान के लिए मैं अपने गुरुदेव अरस्तु के प्रति ऋणी अनुभव करता हूं। जबकि वो किंग ऑफ किंग्स उसे भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर को। 100 शहर अलेक्जेंडर के नाम से बनाए गए और शादियां उसने बहुत सारी की। इसके अलावा उसके मरने के बाद ही एम्पायर, उसके जो सेनापति जनरल्स हैं उन्होंने ही एम्पायर चलाया। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसी का छोड़ा हुआ ईरान के अंदर सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूसिड डायनेस्टी उसने बनाई, फिर उसने अपनी बेटी का शादी कर दी चंद्रगुप्त के साथ में। तो वो भी क्या है? वो भी सेनापति है, ईरान के अंदर उसने कब्जा किया। उसके साथ एक और व्यक्ति मिलता है जिसने डायोनीसियस और डिमाकस नाम का जो एम्बेसडर आया, वो आया कहां से? इजिप्ट से। तो इजिप्ट से उसको टॉलमी ने भेजा था, जो कि अलेक्जेंडर का ही कौन है? वो भी अलेक्जेंडर का ही सेनापति था और उनका डिसेंडेंट था। तो अरस्तु का एक ऐसा शिष्य सेवा के लिए अफसर की तलाश में रहता था और अरस्तु प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर रहा था। उस समय सिकंदर ने हजारों लोगों को उसकी सेवा में लगा दिया था ताकि पशु पक्षियों को, मछलियों की आदतों को देखने, उनके बारे में लिखने के लिए अरस्तु की वो लोग क्या कर सकें? सहायता कर सकें। अच्छा, इकोनॉमिकली भी इसने एरिस्टोटल की हेल्प की है और बहुत ही मूल्यवान टेक्स्ट जिनको पांडुलिपियां कहा जाता है वो ला करके अरस्तु को उपलब्ध करवाई गई। इसी वजह से एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी बोले जाते हैं। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे तो अरिस्टोटल का जो टीचिंग मेथड है वो डायरेक्ट टीचिंग मेथड है। जैसे क्वेश्चनेबल टीचिंग मेथड, जैसे अगर बच्चों से पूछा जाए कि क्या आपने चिड़िया देखी है, तो बच्चे कहेंगे, बच्चों के सामने एक सवाल रखा गया, क्या आपने चिड़िया देखी है? तो बच्चे कहेंगे या तो देखी है या नहीं देखी। तो वो अगर बोलेंगे नहीं देखी, तो वो उनसे पूछेंगे अच्छा ये बताइए क्या आपने हेलीकॉप्टर देखा है? अगर बच्चों ने कुछ तो दोनों चीजों में कुछ तो देखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शहर में पैदा हुआ, अब उसने चिड़िया नहीं देखी लेकिन उसने देखा हवाई जहाज कैसा होता है, उसने हवाई जहाज को खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, एयरपोर्ट से वो कई बार जा चुका है। तो आप कहेंगे भाई लगभग जो 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 स्ट्रक्चर हवाई जहाज का है, जब पक्षी उड़ते हैं तो उनका भी जो स्ट्रक्चर है, उनका भी जो जो पैटर्न है बॉडी का, वो लगभग इसी तरीके का दिखाई देता है। तो वो क्वेश्चन मेथड से पढ़ाते थे कि ये क्या है, ऐसा क्या होता है। आपसे कुछ पूछा जाएगा भी ये बताओ रोड कैसा होता है, तो आप कहोगे रोड तो सर हमने देखा नहीं है। तो आप कहेंगे आप गांव में रहते हो क्या? कि सर मैं गांव में रहता हूं। तो ये बताओ गांव में चलने के लिए रास्ता देखा है क्या आपने? बोले बिल्कुल देखा है। तो क्वेश्चन मेथड से वो बताते थे और फिर कंपैरेटिवली उसको दूसरी चीजों के साथ में जोड़ते थे। तो यहां पे देखेंगे हम सोक्रेटिस के बाद में फिर आते हैं प्लेटो के बाद में आते हैं एरिस्टोटल और एरिस्टोटल के बाद में फिर आ जाता है अलेक्जेंडर। तो ये दोस्तों इनका एक लिनेज है डायरेक्ट टीचिंग मेथड का जो इन लोगों ने यूज किया। अच्छा, दूसरा देखेंगे तो दोस्तों यहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो पता चलती हैं, जो मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई कि सिकंदर ने जब एशिया पर विजय अभियान के लिए वो निकला तो अरिस्टोटल जो है वो लौट करके एथेंस चला गया और वहां उसे यूनान के देवता अपोलो के मंदिर के पास एक सांस्कृतिक केंद्र भी उसने स्थापित किया। उसका नाम रखा गया लाइसियम। आप देखेंगे कि यूनान में भी भारत की तरह देवताओं को बहुत माना जाता था। यूनान में देवताओं के जो नाम है इंडिया के देवताओं के नाम से उनके नाम मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखेंगे तो एथेंस एक सिटी है यूनान का, तो एथेंस का नाम जो है वो दुर्गा देवी के आधार पर रखा गया है। दुर्गा हमारे यहां पर जिस तरीके से फ्यूरियस गॉडेस है, उसी तरीके से वहां पर एथेंस कह रहे एथीना जो है वो गॉडेस है, उनके नाम पर रखा गया है। आपने देखा होगा एक साइकिल का ब्रांड है एटलस, एक साइकिल का ब्रांड है हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस जो है वो गॉड हैं। जब आप साइकिल का उसका हरक्यूलिस साइकिल का लोगो देखते हैं तो उसमें एक व्यक्ति है जो जिसने अपनी कंधों पे पृथ्वी को उठाया हुआ है, तो वो लोगो है उसका। वहां भी कई सारे देवता हुए हैं और वो देवता बिल्कुल ही हमारे देवताओं के समान है, ये कह सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे जैसे एथीना है, एथीना के बारे में बताया गया है। यहां पे आप देखेंगे एफोर्डाइट के बारे में बताया गया है, यहां जियूस के बारे में बताया गया है जो कि माने जाते हैं फादर ऑफ गॉड एंड मैन। जैसे हमारे यहां ब्रह्मा है उस तरीके से जियूस है। यहां पे आप देखेंगे अपोलो वाज द सन ऑफ ग्रीक गॉड जियूस एंड लेटो, हिज ट्विन सिस्टर वाज आर्टेमिस। आर्टेमिस भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस के धनुष के बारे में भी एक मूवी है, उसके अंदर बताया गया है। बहुत यानी कि हॉलीवुड के अंदर देखेंगे आप तो कंटेंट आपको मिलेगा, हमारे यहां पर इतने अभी डेवलपमेंट नहीं है इस चीज के बारे में। तो ये है, मैंने कुछ देवताओं को जो वहां के देवता कंसीडर किए जाते हैं उनकी इमेजेस वगैरह लगा दी, जैसे एरीज है, जियूस है, जैसे हमारे यहाँ इंद्र है ना, सारे देवताओं के बारे में यहां पे बताया गया है। ठीक है, तो अरस्तु की जो शिक्षाएं हैं वो बड़ी व्यापक हुआ करती थी, मल्टी डायमेंशनल थी, बहुआयामी थी और उनका जो ज्ञान है वो तर्क पे, चिंतन पे,
है ना, इन चीजों पे आधारित था। मतलब आप किसी चीज पे आप तर्क करो, किसी चीज पे आप सोचो, उसके बारे में आप रिसर्च करो, उसके बारे में आप जो है वो गहन चिंतन करो, उस पर फोकस करो, आप फिर सोचो कि भाई ये चीजें कैसे हुई हैं, इन चीजों का जो बेस है वो क्या है, ये चीजें स्टार्ट क्यों हुई, इन चीजों की वैल्यू क्या है, वो चीजें आप जब सोचने लगेंगे तब ये माना जाता है। अच्छा, आप देखेंगे तो अरस्तु के अंतिम दिनों में जीव विज्ञान में जब वो अध्ययन किया करता था तो उसके स्वाध्याय का अत्यंत सबसे प्रिय विषय जो है वो अरिस्टोटल का क्या है, वो रहा है बायोलॉजी। इसके अलावा देखें, अरस्तु का चेहरा और आंखें कल्पनाशील और पोशाक बेहद सावधानी से पहनी गई होती थी। वह एक भिन्न दार्शनिक था, क्योंकि दार्शनिक अपने कपड़ों के प्रति बेहद क्या होते हैं, लापरवाह। दार्शनिकों को यह हो जाता है यार जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मनुष्य कैसे पैदा होता है, मनुष्य कैसे मर जाता है, अधिकतर चीजों का वो ज्ञान प्राप्त कर लेते, तो उनको ये लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से ही व्यक्ति को क्या हो जाएगा। अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपको दूसरे लोगों को ही तो अच्छा लगेगा, आपको खुद को तो पता नहीं है दूसरे लोगों को अच्छा लगने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जलेंगे भी अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आप, और कुछ लोग जो है वो ये भी कहेंगे यार इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं इन्होंने। तो लोगों के ओपिनियन से आपको पर्सनली कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो दार्शनिक जो है वो बेसिकली उस मेंटेलिटी के हो जाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इस तरीके का दार्शनिक नहीं था, यहां पर ये देखा गया है। तो इसके अलावा देखेंगे बेबीलोन में जब सिकंदर की डेथ हुई, क्योंकि सिकंदर इंडिया से वापस लौटा, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो हमारे चाणक्य जी थे उन्होंने इसको जहर दे दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि चाणक्य विषकन्याएं रखता था, छोटी बच्चियां होती थी, उन बच्चियों के बॉडी में छोटी उम्र से ही सांप का जहर, कोबरा जो है उसके जहर का थोड़ा सा डुबो करके कांटे को और उनके बॉडी में चुबो दिया जाता था। उससे क्या है कि उनकी बॉडी रिएक्ट करती थी उस जहर के लिए और धीरे धीरे एंटी वेनम डेवलप होने लगता था। जो बच्ची नहीं झेल पाती थी उनकी डेथ हो जाती थी, जो लड़कियां बच जाती थी वो आगे जाकर के उनको उस जहर की आदत हो जाती थी और वो बेसिकली नशे के लिए उसका यूज भी करती थी। वो अपने साथ सांप भी रखती थी और सांपों से कटवाया करती थी, तो मतलब उनके ऊपर फिर उस जहर का कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन उनके बॉडी से निकलने वाले जो फ्लूइड्स होते थे, जैसे आंसू हो गए या सलाइवा हो गया उनका, जैसे उन्होंने कोई इंसान रो रहा है तो आपने देखा होगा अक्सर प्यार में एक दूसरे के आंसू पी लेते हैं लोग, तो अगर ऐसा किसी ने कर दिया उनके साथ में तो उसकी डेथ होना बिल्कुल तय है। इसके अलावा जैसे उन्होंने शराब के गिलास में किसी राजा के यहां पे जाकर के वो दासी का काम करने लगी और शराब में थूक के उन्होंने उसको दे दिया, तो पता तो नहीं चलेगा लेकिन उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर के साथ ऐसा ही कुछ किया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त का और चाणक्य का रिलेशन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र में विषकन्याओं के बारे में बिल्कुल बताया गया है। तो हो सकता है कि इस तरीके का कुछ हुआ हो। तो ये माना जाता है जब ये यहां से जब ये मर गया, एरिस्टोटल से पहले अलेक्जेंडर मरा, उसके बाद एरिस्टोटल की डेथ हुई, उसके बाद में जब ये वहां गया तो लोगों ने कहा कि भाई आपने तो अलेक्जेंडर को मरवा दिया, तो लोग इसके खिलाफ हो गए। तो फिर इसने जब ये देखा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं और हो सकता है कि कहीं मुझे भी जहर का प्याला पी के सोक्रेटिस की तरह मरना ना पड़े। हालांकि सोक्रेटिस को तो प्लेटो ने बहुत कहा था कि आप भाग जाओ, पूरे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन वो भागा ही नहीं था, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं अपने आदर्शों से क्या नहीं करूंगा, अपने आदर्शों से समझौता नहीं करूंगा। उसका एक कथन बड़ा फेमस है, उसने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, यानी कि ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है। सबसे बड़ा जो सद्गुण है वो क्या है, जैसे वो किस तरीके की बात करता था एरिस्टोटल के बारे में तो आप जान ही गए हैं। सोक्रेटिस का मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं। एक बार अपने टीचर्स, अपने जो उसके शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वो बता रहा था कि ये बताइए जब आप कहीं जाएं तो आप इंक्वायरी करें, आप ये देखें कि कोई कुछ कह रहा है तो उस पर आप इंक्वायरी करने की कोशिश करें, आप और उसकी बातों को अंधे तरीके से ना माने। तो उसके शिष्य एक बार मंदिर गए और मंदिर जो है वो पर्वत पे था, तो वहां पर्वत पे जो पुजारी था वो ये बता रहा था कि हमारे जो राजा थे उनकी जो मां थी वो पर्वत के ऊपर विहार कर रही थी, तो तभी एक राजा जो है वो उड़ते हुए आए, देवता जो है वो उड़ते हुए आए और देवता ने उनके साथ में कुछ दिन रहे और उनके साथ में मतलब एक तरीके से कहें तो लिव इन रिलेशनशिप में वो रहे और उसके बाद में उनका वो बच्चा पैदा हुआ। तो वो कहने लगे कि भाई ये जो हमारा राजा है वो देवताओं की संतान है, तो इसलिए हमको इसका आदर करना चाहिए। तो अरस्तु, इनके सोक्रेटिस के जो वहां पे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ ये देवताओं के बेटे कहां हुए, ये तो इनकी मां जो है वो कैरेक्टरलेस थी। तो इस तरीके से तो उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे आपके मंदिर में, हम नहीं आएंगे क्योंकि आपका जो मंदिर है ये तो करप्ट देवता है आपका, ये तो किसी को भी महिला को देख लेता है तो इसके साथ वो मतलब रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से चीजें होने लगी जिसकी वजह से लास्ट में जाकर के सोक्रेटिस के लोग खिलाफ होने लगे और बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो सोक्रेटिस के खिलाफ हो गया था। लेकिन फिर भी सोक्रेटिस ने कहा मैं भागूंगा नहीं, अगर मैं भाग जाऊंगा तो लोगों को लगेगा ये गलत था, और आज भी लोगों को लगता है, लेकिन वो भागा नहीं तो उसकी वजह से आज भी लोग उसकी बातों को समझते हैं। तब ये स्ट्राइक करता है उनके माइंड में कि हाँ वो व्यक्ति गलत नहीं था, उस व्यक्ति ने जो भी किया वो बेसिकली
सोसाइटी की भले के लिए ही किया, और उसके जो शिष्य हैं जो उसको समझते थे वो कितने बड़े लेवल के लोग हुए, कितने इंटेलेक्चुअल हुए। तो आप देख रहे हैं ये वो एरिया है यूबोया आइलैंड्स का, जहां पे चेलेसिस नाम के प्लेस पर वो रहा, और अपने जो उसका शिष्य है, स्टूडेंट है अलेक्जेंडर, उसके मरने के लगभग 1 ईयर के बाद यानी कि 322 बीसी में इसकी भी, अलेक्जेंडर की भी और एरिस्टोटल की, दोनों की डेथ हो जाती है। 1 ईयर का इसमें डिफरेंस है। तो यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे ये पैदा हुए थे और यहां पे इनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा सा डिस्टेंस है इन दोनों प्लेसेस में। करंटली इसको देखेंगे तो सिटी को तो डेवलप हो चुकी हैं सारी चीजें, तो वो लगभग इस तरीके का दिखाई देता है। इसके अलावा देखेंगे तो एरिस्टोटल के द्वारा बुक्स दोस्तों बहुत सारी लिखी गई, जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 बुक्स जो है वो इन्होंने लिखी। अब इसमें आप देखेंगे तो ऑर्गेनन है। ऑर्गेनन एक बहुत ही फेमस बुक है जिसमें तर्कशास्त्र के बारे में बताया गया है, और थोड़ा बहुत इसमें सुधार कर दिए जाए तो ये अभी भी चल रहा है। इसमें देखेंगे तो दूसरा जो है वो रेटनिक है, ये भी बहुत ही जबरदस्त इनका ग्रंथ है और ये भी तर्कशास्त्र से ही संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे फिजिक्स पे, मेटाफिजिक्स पे बहुत सारी चीजें इनके द्वारा बताई गई हैं। इसके अलावा देखेंगे ऑन द सोल, यहां दोस्तों साइंस के और फिलॉसफी के ये चीजें बताई गई ऑन द सोल के अंदर, ये भी इनकी एक बुक है। पुरुषों की अपेक्षा कम आकार वाली, दूसरी बुक्स की अपेक्षा कम आकार वाली पतली एक पुस्तक है इनकी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे तो एरिस्टोटल की बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि पॉलिटिक्स हो गई, इसके अलावा किस एथिक्स हो गई, क्या नीति है क्या अनीति है इसके बारे में हो गया, ये सब चीजें इसमें बताई गई। तो बेसिकली पॉलिटिक्स भी एरिस्टोटल का है, और इसके अलावा एरिस्टोटल की एथिक्स एंड पॉलिटिक्स यानी कि राजधर्म क्या है और नीति क्या है, इन दोनों के विषय में अच्छे से बताया गया है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। आप देख रहे हैं 2 सीरीज हमारे तरफ से अभी कंटिन्यूअसली लॉन्च की गई हैं, जिसमें प्राइस सीरीज जो कंटिन्यूअस चल रही है, इसके अलावा दूसरी सीरीज आज स्टार्ट हो चुकी है फेमस पर्सन की, वो भी कंटिन्यूअसली चलेगी, वीडियोस लगातार आते रहेंगे। और तीसरा दोस्तों आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका है, जीडी और एसआरटी के बेस्ट टॉपिक्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है, कैसे चीजें आपको करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे व्लॉग पूरा का पूरा हिंदी में अवेलेबल है। उस व्लॉग में बताया गया है कि भाई किस तरीके से एसआरटी 1 को प्रिपेयर करें, कैसे एसआरटी 2 को प्रिपेयर करें। इवन हमारे यहां पर ऑफलाइन प्रयागराज के अंदर दोस्तों क्लासेस अवेलेबल हैं, उनका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करवा रहे हैं। जीडी की इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन दोस्तों आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपके जो भी साथी हैं, जो भी दोस्त हैं, अगर कहीं भी आप उनको जानते हैं, थोड़ा सा भी उनका आपके साथ लिंक है, तुरंत उनके साथ वीडियो शेयर करें। कभी भी किसी भी कीमत पे आपको ऐसी जगह पे नहीं फंसना है दोस्तों जहां आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। हमारे साथ जुड़िए, सही लोगों के साथ जुड़िए। तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।